अपना नेम रीनेम कर लीजिए आप सब लोग। आवाज आ रही है मेरी वहाँ पर? यस सर। और स्टूडेंट्स नहीं आए क्या? ज्वाइन कर रहे होंगे सब। ठीक है। सो सी सी प्लस प्लस की ही डिटेल्स चल रही थी। आज हम डिस्कस करेंगे, हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और वो जो गूगल क्लासरूम की जो लिंक मैंने दी है, वो सर। गूगल क्लासरूम की जो मैंने लिंक दी है वो हाँ। आपकी उस पे जो है कि आपको ओनली क्लिक करना है उस लिंक पे, और वो आपका जीमेल आईडी से लॉगिन होगा तो हो जाएगा वो, है ना? मैंने चेक कर लिया है। तो हो गए आप? और एक मिनट मैं यस भी सर। देख लेता हूँ। हो तो गए होंगे, उसमें आपका नाम आ गया होगा। ये निधि वर्मा के नाम से आ गया। ठीक है। तो इसमें जो भी यस। मैं अपलोड करूंगा, जैसे स्ट्रीम वाला जो ऑप्शन है इसमें, हम्म। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। चलो इनको भी आ जाने दो, एक मिनट। तो ये स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर दिख रही है। तो ये आपका इस तरीके से क्लासरूम है ये क्रिएट की हुई। अब ये जो स्ट्रीम वाला जो ऑप्शन है आपके पास में फर्स्ट पेज, यहाँ पर आपको ये जो भी मेरे मैसेजेस है, अच्छा ये ठीक है, ये आ गया है किसी का रिप्लाई। तो ये मेरे जो भी मैसेजेस रहेंगे, मुझे जो भी आपसे बोलना रहेगा, वो सब आपको इस स्ट्रीम पे दिख जाएगा। ठीक है। इसमें केवल आप इसी से यस। रिलेटेड कमेंट करोगे और दूसरा कोई पोस्ट नहीं करोगे चीज़। फिर उसके बाद ये क्लास वर्क वाला सेक्शन है ना? यहाँ पर जो भी मैं असाइनमेंट दूंगा या जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, वो सब कुछ इस वाले पेज पे आपको दिख जाएगा, क्लास वर्क वाले पे। फिर यहाँ पर ये कि कौन कौन ज्वाइन हो चुका है, इससे पता चल जाएगा। और ये ग्रेडिंग सिस्टम, ये तो खैर मेरा वर्क है। यहाँ पर जिसके भी असाइनमेंट कंप्लीट होंगे उसके अकॉर्डिंग इसकी सबकी ग्रेडिंग वगैरह हो जाएगी। तो सबको ही पता चल जाएगा कि किसने कितना वर्क किया है और किसको कितनी ग्रेड मिल रही है, आपके सामने ही रहेगी। ओके। यस सर। चलो तो फर्स्ट यूनिट को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा, क्योंकि टाइम अब हमारे पास कितना है क्या पता, तो डायरेक्टली हम यूनिट और कोर्स के हिसाब से वर्क करना शुरू करते हैं। आपको अपना सब्जेक्ट कोड वगैरह तो सब पता है ना? यस सर। ये यूनिट नंबर 1 है आपकी। इसका सिलेबस आप तक पहुंचा है, सिलेबस सबका? यस सर पहुंचा है। हाँ। तो ये सिलेबस है फर्स्ट यूनिट का। ठीक है। तो सबसे मेन हमारे पास, अच्छा सी सी प्लस प्लस की हिस्ट्री तो हमने देख ली थी वहाँ पर। ओके। हमको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला कंसेप्ट देखना था, और उसके अलावा फिर एग्जीक्यूशन कैसे सर होता है। हाँ। सर हमारे पास दूसरा सिलेबस आया, ये सिलेबस नहीं है। नहीं, सिलेबस बहुत सारा है। जैसे देखो, ये पूरा सिलेबस तुम्हारे पास 5 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट का पूरा है ना? बट अभी हम यूनिट वाइज कर रहे हैं ना, तो मैंने ये फर्स्ट यूनिट का भी आपको शो कर दिया है। सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर, ये आप आपके मेरे पास ये 4-5 यूनिट का आपके पास में है डाटा, है ना? दिख रहा होगा आपको। और इसमें से ये फर्स्ट यूनिट का मैंने अभी आपके सामने शो किया है ओनली, है ना? है तो बहुत सारी, दिख रही है? यस सर। ठीक है। तो ये इसमें से फर्स्ट यूनिट हमने शो करी हुई है आपको।
तो ऑब्जेक्ट प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग आपकी वही होती है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया इसके बारे में एक दो बार, कि आपके अगर कोई भी सीक्वेंस वाइज आपको अगर कोई प्रोसीजर कंप्लीट करनी है। प्रोसीजर किसको कहा जाता है कि नॉर्मली आप किसी टास्क को एक सिक्वेंशियल मैनर में कंप्लीट कर रहे हो। एक आपकी सिंपल अगर चाय भी बनानी हो तो उसकी एक प्रोसीजर है, जिस भी तरीके से जो भी लोग फॉलो करते हैं वो एक अपनी प्रोसीजर फॉलो कर रहे होते हैं, है ना। इसी तरह से प्रोसीजर बेस्ड लैंग्वेज जो होती है, वहाँ पर भी आपकी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग या प्रोसीजर बेस्ड लैंग्वेजेस, यहाँ पर भी आपका क्या होता है कि पूरा जो एक वर्क फ्लो आपका प्री डिफाइंड है, उसी पर बेस्ड आपकी पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग चल रही होती है ना। जैसे आपको कोई भी टास्क कैरी आउट करना है, कोई अगर आपको एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, आपको कोई अगर सिंपल कैलकुलेशन वाला प्रोग्राम बनाना है, तो आप क्या करोगे उसमें, एक आपकी स्टेप रहेगी कि आप यूजर से फर्स्ट में इनपुट करवाओगे, या फिर उसका पहले वेलकम करोगे, फिर उससे पूछोगे कि आपको कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। और भी जितने भी सारे सीक्वेंसेस फॉलो होंगे वो फिर इनपुट कर डालेगा आपके पास में, और उसके बाद में जो भी आप एडिशन परफॉर्म करोगे और उससे उसको रिजल्ट शो करोगे। तो ये क्या है, आपकी पूरी की पूरी प्रोसीजर हो गई है ना। तो ये पूरी प्रोसीजर आप फॉलो करते हो, तो ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है, जहां पर भी आपका पूरा का पूरा वर्क एक प्रोसेस में कैरी आउट हो रहा होता है, वो आपकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहती है। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस, आपके पास में स्टेप्स दी हुई होती है। आपको पहले पोर्टल पे जाना है, जैसे सेज यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाना है, फिर वहां पर लॉगिन करना है, और आपका जो भी वर्क रहेगा वो आपके स्टेप्स है, आपको क्या क्या करना है। तो उसी तरह से अगर आप स्टेप्स वाइज प्रोग्रामिंग करोगे, तो वो आपकी कौन सी प्रोग्रामिंग आएगी, आपकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोसीजर, अब इसमें क्या होता है कि जो भी आप टास्क करते हो उसको आप शॉर्ट शॉर्ट प्रोसीजर्स में डिफाइन करते हो, कि ये एक प्रोसीजर है एडिशन की, ये एक प्रोसीजर है आपकी सब्ट्रैक्शन की, ये एक प्रोसीजर है ग्रेटर देन और लेस देन वाले को कैलकुलेट करने की, ये एक प्रोसीजर है जिसमें आप प्रिंट करते हो। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपकी क्या होती है, इसमें प्रोसीजर्स बनी हुई होती छोटी छोटी। ओके, तो उस यस सर। प्रोसीजर्स को आप रूटीन्स भी बोल सकते हो या सब रूटीन भी बोल सकते हो। उसके बाद में आपका आता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर आल्सो कॉल्ड एज टॉप डाउन लैंग्वेजेस। अब इसमें क्या है, टॉप डाउन अप्रोच इस तरीके से होता है कि आपके पास में एक पूरा का पूरा बड़ा टास्क पड़ा हुआ है ना। टॉप मोस्ट लेवल पे आपको कोई टास्क दिया हुआ है, एडिशन करना है। अब ये एडिशन नाम का आपका पूरा एक ब्लॉक आपको टास्क दिया हुआ है। अब इस एडिशन में आप क्या करोगे, फिर उसको ब्रेक करोगे, फर्दर डाउन तरफ जाओगे आप, धीरे धीरे उसको ब्रेक करते हुए एक लोअर लेवल तक पहुंचते चले जाओगे, जहां पर आपका प्रोग्राम क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। अभी आपको बोल दिया कि एक टास्क परफॉर्म करना है जिसमें आपको एडिशन करनी है, ठीक है। एडिशन के बाद में आपको, अब आप क्या करोगे, आपके पास टास्क आ गया, तो टॉप मोस्ट लेवल पे क्या है, आपके पास में टास्क है। उसको फिर आप ब्रेक करोगे कि यार एडिशन करना है, तो उसको मैं एक काम करता हूँ कि पहले एक सेक्शन जो है उसका अलग कर लेता हूँ, जहाँ से मैं यूजर से बात करूंगा। दूसरा सेक्शन में अलग कर लेता हूँ जहाँ पर मैं यूजर को फैसिलिटीज प्रोवाइड करूंगा या आउटपुट प्रोवाइड करूंगा। फिर एक आपकी ब्रांच दूसरी चली आएगी, फिर दूसरी चली आएगी। तो इसी तरह से आप अपने टास्क को, बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में तोड़ते चले जाते हो, और फिर फाइनल लेवल पे आपके पास में बड़ा सिंपल सा एक टास्क बच जाता है ना। तो उसी तरीके से आप ये टॉप डाउन अप्रोचेस फॉलो करती है, जो भी प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती है वो टॉप डाउन अप्रोचेस फॉलो करती है। आ रहा है समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जैसे यस आपको सर। कोई पूरी की पूरी वेबसाइट बनाने के लिए दी है, जिसमें जैसे सेज यूनिवर्सिटी का मान लो, आपके पास पूरी की पूरी वेबसाइट बनाने के लिए आपको टास्क दे दिया, तो आप क्या करोगे, इकट्ठा वेबसाइट बनाने की कोशिश करोगे, तो हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। आप उसमें क्या करोगे, एक डिपार्टमेंटल कोडिंग अलग कर दोगे, एक मैनेजमेंट वाला कोडिंग अलग कर दोगे, पार्ट्स कर दोगे ना। अभी भी आप जैसे लॉगिन करने जाते हो, तो आपका लॉगिन अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का लॉगिन अलग होता है, फैकल्टीज का लॉगिन अलग होता है। तो क्या कर दिया उसको, जो टॉप मोस्ट आपकी यूनिवर्सिटी का वर्क था उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और धीरे धीरे आप उसको इतना बेसिक लेवल पे चले जाते हो कि हर कोई सारा टास्क कंप्लीट कर सकता है। तो जो भी लैंग्वेजेस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को फॉलो करती है, वो आपकी टॉप डाउन लैंग्वेजेस कहलाती है, टॉप डाउन अप्रोच वो फॉलो करती है। एक बॉटम अप भी होता है, जहां पर आप छोटे छोटे से लेकर के एक बड़ा टास्क कंप्लीट करते हो, और टॉप डाउन उसी तरीके से रिवर्स हो जाता है उसका, ठीक है।
Procedural programming is intuitive in the sense that it is very similar to how you would accept a program to work. Procedural programming simply आपको तो इतना अगर आपके पास में प्रोसीजर आपको डिफाइन हो गई है कि मुझे इस तरीके से प्रोसीजर कैरी आउट करनी है, तो सिंपली आपको पूरे प्रोग्राम का भी फ्लो पता चल जाता है कि आपका प्रोग्राम कैसे वर्क करने वाला है, क्योंकि आपने खुद ने प्रोसीजर डिफाइन की हुई है। ठीक है, अब आप प्रोग्राम बनाओगे तो पहले इनपुट लोगे, फिर उसके बाद में उसको कैलकुलेट करोगे, आउटपुट करोगे, तो ये आपकी प्रोसीजर भी है और इसी तरीके से आपको प्रोग्राम लिखना भी है। तो वो उसमें क्या हो जाएगा, आपका पूरा पूरा आपको कोड समझ में आ जाएगा कि आपने किस तरीके से कोडिंग की हुई है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। इसके बाद में आपका द मोस्ट ऑफ द अर्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर ऑल प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। उस वक्त की बात हम करें 1960-70s की, तो उस वक्त तो सारे के सारे एक प्रोसीजर लैंग्वेजेस ही फॉलो कर रहे थे या प्रोसीजरल मेथोडोलॉजी ही वो फॉलो कर रहे थे। ठीक है, तो उस पर बेस्ड लैंग्वेजेस आपकी फोर्ट्रान, कोबोल और सी, ये कुछ लैंग्वेजेस थी जो आपकी प्रोसीजर बेस्ड थी। और मैंने शायद उस दिन आपको बताया था कि फिर क्यों ये आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ जाना पड़ा। अब ये लैंग्वेजेस क्या है कि एक पर्टिकुलर कंप्यूटर बेस्ड है और मैंने जो मेरे लिए कर रखी है कोडिंग वो मेरे तक रह जाएगी, या मैं जिसको जिसको सबमिट करूंगा या फॉरवर्ड करूंगा उस तक रह जाएगी। बट उसके बाद में अगर मुझे किसी थर्ड पार्टी के साथ में डील करना है या मेरा कोड कहीं पर और भेजना है और मुझे अलग अलग टास्क परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, अब ये जो प्रोसीजरल है इसमें आप पर्टिकुलर कुछ सिस्टम बेस्ड टास्क ही फॉलो कर पा रहे हो, बट कुछ फिर आपके पास में दूसरे टास्क चले जाते हैं। जैसे आज के समय में आपके ट्रांजैक्शन हो रहे हैं मोबाइल पे, और एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से कम्युनिकेशन हो पा रहा है, और डिवाइसेस भी अलग अलग प्रॉपर्टीज वाली है। तो ये जब सारी चीजें आई देखने में, वहां पर फिर आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आया। ठीक है, क्योंकि प्रोसीजरल क्या है कि अभी मैंने मेरे लिए प्रोग्राम बना दिया तो मुझे समझ में आ गया और मैं फॉलो कर रहा हूँ उसको और उसी तरीके से प्रोग्राम रन करेगा। बट कोई रैंडम व्यक्ति आ गया वहां पर रन करने के लिए, तो फिर उसके लिए तो कहीं ना कहीं टिपिकल हो जाएगी चीज। वहां पर फिर आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आया। प्रोसीजरल मेथड को आप देखो इस तरीके से, सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। एक स्टार्ट करना है हमको कोई भी प्रोसेस, फिर क्या करोगे आप, दो नंबर्स उनसे इनपुट के तौर पर आपने लिए ए एंड बी, और हम प्रोग्राम किस चीज का बना रहे हैं, कोई कौन ग्रेटर है उसके लिए देखना चाह रहे हैं हम कि कौन सा वेरिएबल ग्रेटर है। तो ये यहाँ पर आपने दो इनपुट दे दिए, उसके बाद में आपने चेक लगा दिया ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये यस है तो आप ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट कर दोगे, और नो है तो बी इज ग्रेटर देन ए प्रिंट कर दोगे। तो सिंपल सा आपको प्रोसीजर पता है कि अगर आपको दो नंबर में से कोई भी ग्रेटर नंबर अगर फाइंड करना है तो आप उसको इसी तरीके से करोगे। तो ये प्रोसीजर है। और इसी का अगर मैं प्रोग्राम लिखने के लिए अगर आपको बोल दूं, तो आप क्या करोगे, अपना प्रोग्राम स्टार्ट करोगे, वहां पर आप यूजर से दो इनपुट वहां पर आप यूजर से दो इनपुट ले लोगे, और उसके बाद में उसको कैलकुलेट या जो भी है चेक करना है आपको, ग्रेटर देन लेस देन, वो चेक करके आप उसको आगे बढ़ा दोगे। आपका प्रोग्राम बन जाएगा, एक ग्रेटर देन वाला चेक करने वाला प्रोग्राम बन जाएगा आपका। तो सिंपल सा ये प्रोसीजरल आपको तो डेली लाइफ में भी देखने को मिल जाता है। मेजरली आपको जो वर्क में आता है वो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। Object oriented programming is an approach to problem solving where all computations are carried out using objects. अब यहाँ पर है ना कंसेप्ट, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ कंसेप्ट्स होते हैं। 6 कंसेप्ट उसमें होते हैं आपके, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका कंसेप्ट जा रहा है वो है ऑब्जेक्ट्स का और क्लासेस का। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो आपको ऑब्जेक्ट को समझने की जरूरत है कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली होता क्या है। ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी, जो भी चीज, जो भी वस्तु आपको संसार में देखने को मिल रही है, वो सारी के सारी आपके लिए क्या है, क्या ऑब्जेक्ट है। जैसे आपके सामने जो भी डिवाइस रखा हुआ है, चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर रखा हुआ हो, वो क्या हो गया आपके लिए, एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट की क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है, उसका कलर होगा, उसकी साइज होगी, उसका जो भी और भी जितने उसके रैम रोम जितने भी सारी चीजें उसमें अटैच्ड है, वो सारी क्या हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टीज हो जाएगी।
तो ऐसे ही मैं जो आपके सामने बैठा हुआ हूँ, तो मैं भी आपके लिए क्या हूँ, एक ऑब्जेक्ट हूँ। तो मेरी भी हेल्थ, हाइट, वेट, कलर, जो कुछ भी आएगा, एजुकेशन, ये सब कुछ क्या हो जाएगी, मेरी प्रॉपर्टीज हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपके लिए, कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी जिसको आप देख सकते हो वो आपके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। और क्लास ये कहलाएगी कि जो इन सारे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जहां पर आएगा वो क्या कहलाएगी आपके लिए, क्लास कहलाएगी। एक क्लास के अंदर आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आप स्टोर कर सकते हो, या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आप वहां पर स्टोर कर सकते हो। तो सिंपली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस पर बेस्ड है, ऑब्जेक्ट्स पर बेस्ड है। ऑब्जेक्ट्स का ये वहां पर क्या हो रहा था, आपकी प्रोसीजर्स क्रिएट हो रही थी, छोटे छोटे ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे थे हर चीज के। यहाँ पर क्या होंगे आपके पास में, ऑब्जेक्ट रहेंगे। और ऑब्जेक्ट के पास में क्या रहेगा, मेथड, या फिर कह सकते हैं हम उसको फंक्शन। तो ऑब्जेक्ट आपके लिए वर्क करेगा, जहां पर अगर आपको कोई भी प्रोसेस कैरी आउट करनी है वो आप ऑब्जेक्ट्स के थ्रू करोगे, है ना। आपके पास में पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रहेंगे। वो जैसे आप आगे के कंसेप्ट पढ़ोगे C++ में, तो वहां पर आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी जब वो देखने को मिलेगी। An object is a component of program that knows how to perform certain actions and how to interact with element of the program। आपने अब पूरा का पूरा एक प्रोग्राम लिख रखा है, पूरा का पूरा कोडिंग आपने कर रखी है, और आपका जो ऑब्जेक्ट है, अब वो ऑब्जेक्ट को क्या है कि आप पता होता है सब कुछ, कि आपको क्या इनपुट लेना है, क्या आउटपुट प्रोवाइड करना है, और कैसे सारे के सारे जो प्रोग्राम्स के अंदर आपने जितनी भी चीजें यूज कर रखी है उन सबसे कैसे इंटरेक्ट करना है, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू हो सकता है। अब ऑब्जेक्ट सिंपल आपका कोई भी जैसे मेरे लिए मान लो, तो मेरा आशुतोष नाम का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट आप एक इमेजिन कर लो कि एक कोई ऐसी चीज बना दी है हमने, एक ऐसा कोई बॉल बना दिया है जिसके अंदर कोई चीजें है, और उस बॉल का नाम क्या है, आशुतोष रख दिया है। तो वो ऑब्जेक्ट हो गया आपके लिए, जिसमें आशुतोष से रिलेटेड सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अब आशुतोष से अगर कोई वर्क करना है या आशुतोष के लिए कोई वर्क करना है, तो वो जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया हुआ है उस ऑब्जेक्ट में आप सारी चीजें प्रोवाइड कर दो, तो वो सीधे आशुतोष के पास में पहुंचा देगा या आशुतोष को रेफर कर देगा। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है कि जिसके पास में सारे कंपोनेंट्स प्रोग्राम के सब कुछ उसको पता होता है, कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो भी पता होता है, और सारी की सारी चीजों के साथ किस तरीके से डील करना है वो भी उसको पता होता है। तो ऑब्जेक्ट आप जब प्रोग्रामिंग करोगे तो उसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी तो आप ऐसा ही समझ लो कि प्रोग्राम में एक ऐसी एंटिटी है या ऐसा कंपोनेंट है जो सारा का सारा टास्क करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एक और चीज मैं इसको आपको समझा सकता हूँ कि जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, अब वहां पे आप कॉलिंग कर रहे हो, मैसेजिंग कर रहे हो, और वीडियो कॉल कर रहे हो, 3 टास्क कर रहे हो। अब 3 टास्क के लिए आपने क्या कर दिया, 3 ऑब्जेक्ट बना दिए। इन 3 टास्क को रेफर करने वाले 3 ऑब्जेक्ट बना दिए। अब जैसे ही आप ऑब्जेक्ट की बात करोगे, अब ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास किसके लिए, 3 टास्क के लिए। अब ऑब्जेक्ट के पास में अगर मोबाइल नंबर आया, जो भी मोबाइल नंबर है, कोई मोबाइल नंबर अगर ऑब्जेक्ट के पास में आया, तो ऑब्जेक्ट किसके पास जाएगा, कॉलिंग वाले फंक्शन के पास में। क्लियर हो रहा है आपको। यस सर। ऑब्जेक्ट के पास में अगर मोबाइल नंबर रिसीव हुआ, तो ऑब्जेक्ट सीधे किसके पास जाएगा, कॉलिंग के पास में, क्योंकि मोबाइल नंबर किसका प्रॉपर्टी है, कॉलिंग वाले की। ऑब्जेक्ट के पास में अगर टेक्स्ट मैसेज आया, तो वो किसके पास जाएगा, मैसेज वाले फंक्शन के पास में, मैसेज वाले मेथड के पास में, क्योंकि टेक्स्ट किससे डील कर रहा है, मैसेजेस के साथ में कर रहा है। और ऑब्जेक्ट के पास में अगर कोई वीडियो या फिर ऐसा कोई फोटो या कुछ आ गया, तो वो किसके पास में जाएगा, वीडियो कॉलिंग वाले ऑप्शन के पास में जाएगा। क्योंकि आप देखो आपके प्रोग्राम, आपके मोबाइल में कितने ऑप्शंस है, कितने एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है आपके मोबाइल में, बहुत सारी है ना। चलो 20 मान लो एग्जांपल के लिए, पर 20 में से जो भी नोटिफिकेशन आता है, तो कॉल वाला बराबर कॉल के पास क्यों जाता है, व्हाट्सएप वाला बराबर व्हाट्सएप के पास में क्यों अटैच होता है, या जो भी आप अदर जीमेल या जो कुछ भी आपके पास में इंस्टॉल्ड है, क्यों आप उसको जब क्लिक करते हो तो बराबर वो व्हाट्सएप एप्लीकेशन ही ओपन करता है, ऐसा क्यों। वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू काम कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट को जो इनपुट मिला वो सीधे के सीधे उस वाले फंक्शन के पास में जाकर के इंटरेक्ट करेगा, है ना। तो ये जो सेकंड वाली लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि ऑब्जेक्ट इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रोग्राम दैट नोज हाउ टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस एंड हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम। तो आपका प्रोग्राम मान लो एक पूरा का पूरा मोबाइल है, और मोबाइल के अंदर आपके छोटे छोटे फंक्शंस है। फंक्शन मतलब मेथड या फंक्शन, आपकी एप्लीकेशन वो है, और वो ऑब्जेक्ट फिर आपका क्या कर रहा है, सबसे
डील कर रहा है। आ रही है चीज समझ में, ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा? यस सर। यहाँ पर प्रोसीजर कुछ नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मोबाइल ऑन करोगे फिर उसके बाद वीडियो कॉलिंग कर पाओगे, फिर उसके बाद आपका फोन कॉलिंग कर पाओगे, फिर उसके बाद आपको मैसेज कर पाओगे, फिर उसके बाद आप कुछ और कर पाओगे। ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है आपके यहाँ पे। यहाँ पर क्या है कि आपको कोई टास्क आएगा ना, तो आप सीधे उसको रेफर कर दिए जाओगे। तो वो काम किसके थ्रू हुआ? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड के थ्रू। ठीक है, समझ में आया इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है? यस सर। हाँ, और बाकी दो को, यस सर। निधि, निधि अवेलेबल है? यस सर। हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं हो मोबाइल चालू करके रख दिया है और आराम चल रहा है। नहीं नहीं सर। ठीक है। और तो ये आपको ऑब्जेक्ट वाली चीज मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए। और एग्जाम्पल के लिए बोला है कि लॉजिकली अगर आप एक आध पर्सन को देखोगे तो उसका कुछ ना कुछ नेम रहेगा, और नेम को क्या कहोगे आप? उसकी प्रॉपर्टी समझ लोगे, है ना। जैसे मैं हूँ, मेरा नेम जो है मेरी क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई है। यू विल ऑल्सो एक्सेप्ट अ पर्सन टू बी एबल टू डू समथिंग। अब मैं जो कर रहा हूँ, जैसे टीचिंग वाला जो मेरा पार्ट है, तो वो क्या हो जाएगा? मेरा फंक्शन हो जाएगा। क्या क्या मैं कर सकता हूँ, तो वो क्या है? मेरा फंक्शन है। और मेरी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो वो मेरी हेल्थ, हाइट, एजुकेशन जो भी रहेगी वो मेरी प्रॉपर्टीज रहेगी। कि ऐसे टाइप का अगर कोई व्यक्ति दिखा तो वो कौन हो सकता है? आशुतोष हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो रही है? और कोई टास्क अगर करना हो आपको, टीचिंग का टास्क करना हो या कुछ और करना हो, तो वो कौन कर सकता है? आशुतोष कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? डिफाइन कर देगा उसको किसी भी तरीके से। उसको कुछ प्रॉपर्टीज मिली या कुछ उसको फंक्शन मिला रिलेटेड, तो वो समझ जाएगा कि ये आशुतोष है, निधि है, प्रीति है या प्रज्ञा है। ओके, फिर है आपका, और इसके बारे में थोड़ा सा, अ मेथड इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, a method in object oriented programming is like a procedure in procedural programming। वहाँ पे क्या है? आपने प्रोसीजर्स बना दी, क्रिएट कर दी वहां पर, ये इसके लिए ये प्रोसीजर है, उसके लिए वो प्रोसीजर है, उसके लिए वो प्रोसीजर है। और यहाँ पर क्या हो गया? आपके पास में ऑब्जेक्ट्स आ गए, कि सॉरी मेथड्स आ गए, कि कोई भी अगर आपको टास्क परफॉर्म करना है तो आपकी वो मेथड पर्टिकुलर कॉल हो जाएगी। तो जैसे भी आपकी कॉलिंग वाली, मैसेजिंग वाली, जितने भी आपके मोबाइल में क्लिक करते से सीधे वो वाली एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो जाती है, तो वो वाला मेथड कॉल हो जाता है। ठीक है, तो वो मेथड हो गई आपके लिए वहां पर, और प्रोसीजरल में क्या हो गई? प्रोसीजर हो गई है। द की डिफरेंस हियर इज दैट द मेथड इज पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बस थोड़ा सा इसमें समझने की ये चीज होती है कि जो मेथड है वो ऑब्जेक्ट का पार्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास में जैसे ही वो कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज जाएगी तो वो उस मेथड को कॉल कर देगा। बट प्रोसीजरल में क्या है कि आपका फॉलो होकर के आएगा, एक स्टेप फॉलो होकर के आएगी आपके पास में किसी भी टास्क को कैरी आउट करने के लिए। और ऑब्जेक्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट के पास जैसी वो प्रॉपर्टीज मिल जाएगी वो वहां पर जाकर के आपके मेथड को कॉल कर देगा और वो मेथड रन होना शुरू कर देगी। अ की एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द यूज ऑफ क्लासेस। जैसे मैंने कहा क्लासेस के बारे में कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ये। ठीक है, ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आपको ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ पता करना है तो ऑब्जेक्ट की सारी डिटेल आपको कहाँ पर मिल जाएगी? क्लास के पास में मिल जाएगी। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस की कुछ एग्जांपल अगर आप देख लो तो सी प्लस प्लस, सी हैश, जावा, पर्ल, पाइथन, या आज के समय में जितनी भी यूज हो रही है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस ही है। ये एक डायग्राम आप देख लो इसमें कि क्या है? नेम, एट्रीब्यूट, बिहेवियर, ये क्या हो गया आपके लिए? एक ऑब्जेक्ट हो गया। इसके पास किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नेम, एट्रीब्यूट और बिहेवियर है। ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, इसके पास किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के है। ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा। तो ये सारे क्या है आपके पास में? ऑब्जेक्ट है। और जैसे ही इनको इनके इनके पास पर्टिकुलर उस टाइप का एट्रीब्यूट या उस टाइप का नेम मिल जाता है, वो सीधे चले जाते हैं उस पर्टिकुलर टास्क के पास में या फिर उस पर्टिकुलर फंक्शन के पास में, और आपका जो भी वर्क है वो रन करके दे देते हैं। ठीक है, अब ये वाला, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट बना रखा है जैसे सेज यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज के लिए, तो इसमें जैसे ही उसको फैकल्टी आईडी मिलेगी तो वो सीधे जाकर के उस फैकल्टी का फंक्शन रन कर देगा। ये ऑब्जेक्ट मान लो स्टूडेंट्स के लिए, तो जैसे स्टूडेंट आईडी इसको रिसीव होगी, ये जाकर के उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को, क्योंकि स्टूडेंट 1000 है, तो ये पर्टिकुलर जाकर के उस स्टूडेंट को
जो भी वर्क है उसके लिए हो जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। एक बेसिक डिफरेंस अगर आप इसमें देखें तो वो आ गई आपकी ये प्रोसीजर कहलाता है इसमें, जो भी अगर आपको टास्क परफॉर्म करना है तो और यहाँ पर मेथड कहलाता है। हमने सारी चीजों को देख लिया है। यहाँ पर आपके प्रोसीजर की अगर बात करें तो रिकॉर्ड्स के थ्रू इसको मेंटेन किया जाता है, और यहाँ पर आपके पास में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। पूरा का पूरा अगर प्रोसीजर आपको अगर प्रोसीजरल लैंग्वेज में अगर आपको कोई प्रोग्राम लिखना है तो उसका पूरा का पूरा मॉड्यूल बनेगा जो कुछ भी रहेगा, और यहाँ पर इसको क्लास कहेंगे, है ना। काम वही है बट वहां पर मॉड्यूल कहा जाएगा, यहाँ पर क्लास कहा जाएगा। वहां पर अगर आप किसी प्रोसीजर को कॉल करते हो, जैसे मैंने अभी कहा कि ऑब्जेक्ट आपके पर्टिकुलर उस मेथड को कॉल कर देगा, तो वहां पर वो प्रोसीजर कॉल कहलाएगा, और यहाँ पर क्या कहलाएगा, मैसेज। ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, मैसेज पासिंग कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में। नेक्स्ट आता है आपका यूज ऑफ मेन फंक्शन। मैंने आपसे मेन फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था क्या प्रीवियस जो भी लेक्चर हुए हमारे उसमें? थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो मेन फंक्शन होता है आपका, इसमें क्या है आपके पास में, अगर आपने कोई भी कोड लिखा हुआ है, अब आपके पास में आपका स्क्रीन है, उसके बाद में आपका कंपाइलर है, और उसके बाद में आपका क्या आ जाता है, सीपीयू आ जाता है। तो अब सीपीयू तक आपको जो पहुंचाना है कोड को, तो आपको वो 0101 के फॉर्मेट में पहुंचाना है। उसके पहले सीपीयू के पहले क्या है, आपके पास में कंपाइलर है जो उसमें ट्रांसलेट करेगा, और कंपाइलर से पहले कौन है, हम खुद है जो उस कोड को लिख रहे हैं। अब हमने जो भी कोड लिखा हुआ है वो किसके पास जाएगा, ये समझ लो कि ये हम है जहां पर हम कोड लिख रहे हैं, ये कंपाइलर है जो कंप्यूटर के लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करेगा। अब हमने जो कोड लिखा हुआ है, हमने ये जो यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, अब ये सबसे पहले किसके साथ डील करेगा, कंपाइलर के साथ में। अब कंपाइलर अगर कंपाइलर को हम बोल रहे हैं कि भाई साहब हमारा प्रोग्राम कंप्यूटर को समझाओ, तो कंपाइलर उसमें सबसे पहले आपके पास में क्या ढूंढेगा, मेन फंक्शन। अगर आपने अपने प्रोग्राम में मेन नाम का फंक्शन लिखा हुआ है, ये जो मैं यहाँ पर जो है ना, ये मेन, ये इस तरीके का अगर आपने कोई फंक्शन आपके कोड में लिखा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो तब जाकर के ये कंपाइलर उसको समझ पाएगा कि हाँ ये वाला प्रोग्राम है जो मुझे कंपाइल करना है, ठीक है। और फिर ये कंपाइलर आपका कंपाइल करके आपके सीपीयू के पास में पहुंचाएगा। अब मेन फंक्शन आपका क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये कंपाइलर को जब भी आप बोलते हो कि भाई साहब ये इस नाम का प्रोग्राम मैंने बनाया, इसको रन करना शुरू करो, तो वो कंपाइलर उस वाले प्रोग्राम में मेन फंक्शन को ढूंढेगा। मेन फंक्शन इसलिए ढूंढेगा क्योंकि मेन फंक्शन होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से फिर वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन शुरू करता है ना। मेन से ही पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन वो शुरू करेगा, तो इसीलिए वो मेन फंक्शन सबसे पहले ढूंढता है। और उसके बाद में मेन फंक्शन को देखें तो मेन फंक्शन पूरे के पूरे आपके प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। एक कोई तो ऐसा ब्लॉक होगा ना जहां पर जाकर के आप पूरे के पूरे प्रोग्राम को समझ सकोगे, है ना। कोई तो एक ब्लॉक होगा, आपने लिखने के लिए कोड तो 2000 लाइन का लिख दिया, पर उसमें से कोई एक मेन फंक्शन तो होगा ना जो जहां पर आपको पूरा का पूरा चीजें समझ में आएगी कि कौन किसको कॉल कर रहा है, किसके पास क्या प्रॉपर्टीज है, सब कुछ आपको किसके थ्रू समझ में आएगी, मेन फंक्शन के थ्रू। तो मेन फंक्शन क्या करता है, पूरे के पूरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंट्रोल करता है, ठीक है। अ प्रोग्राम यूजुअली स्टॉप्स एग्जीक्यूटिंग एट द एंड ऑफ द मेन। अब मेन फंक्शन जहां पर एंड होगा, मेन फंक्शन की लास्ट लाइन जहां पर होगी, वहां पर प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेन नाम का जो आपका फंक्शन है, और जो आपकी एंड वाली लाइन है, ये मेन की फर्स्ट लाइन है और ये एंड लाइन है। अब इसके बीच में आप कितने भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप इसके बीच में कितने भी अलग अलग फंक्शन बना दो। ये मेन फंक्शन मेरा यहाँ से शुरू हुआ कोडिंग, और यहाँ पे मेरी खत्म हो गई। अब इसके बीच में जितना भी आपने कोड लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा रन होगा। और इसके बीच में एक और ऑप्शन ये आता है कि आप इसके बीच में भी अलग अलग फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो। एडिशन का अलग बना दिया, किसी चीज का और अलग बना दिया, और तीसरे टास्क का अलग बना दिया। तो आपके मेन फंक्शन के बाद में अगर आपने दूसरा फंक्शन बना दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन उस फंक्शन के पास में चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक एडिशन वाला भी प्रोग्राम बना दिया, तो यहाँ से जैसे ही वो एडिशन वाली लाइन जैसे ही रन हुई, तो वो क्या करेगा, एडिशन वाला कोड रन करना शुरू कर देगा। अब ये एडिशन वाला पूरा कोड रन करेगा, और यहाँ से फिर रिटर्न नाम का एक और
फंक्शन रहेगा, तो वो रिटर्न क्या करेगा, फिर वापस से मेन के पास में एग्जीक्यूशन भेजेगा। तो जिस लाइन से वो वाला फंक्शन पे चला गया था, उसी लाइन पे रिटर्न आके फिर अब नेक्स्ट वाली लाइन रन करेगा। तो इस बीच में कितने भी सारे फंक्शंस आपके बीच में आ सकते हैं, तो वो प्रोग्राम वहां पर जाएगा उस फंक्शन के पास में रन होने के लिए, वो रन करके वापस आ जाएगा, फिर जाएगा रन होकर के वापस आ जाएगा। तो आप जितने भी इसमें ऐड करोगे, तो वो बीच में फंक्शन आप इसके ऐड कर सकते हो। और फिर लास्ट में आपका जैसे ही मेन का लास्ट लाइन हो जाती है, वहां पर आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है। ठीक है, आ रही है समझ में मेन फंक्शन के बारे में? यस सर। मेन फंक्शन तो आपको इतना ही समझना है कि एक प्रोग्राम में आपका मेन फंक्शन रहेगा, जिसके थ्रू सारी की सारी वर्किंग आपकी प्रोग्राम की बनेगी। और कंपाइलर उसी मेन फंक्शन को ढूंढता है, क्योंकि उसको कहीं से तो स्टार्ट करना है। तो उसको स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से मिलेगा? अपने मेन फंक्शन से मिलेगा। अब मेन फंक्शन के अंदर ढेर सारे आप फंक्शन बना सकते हो। तो आपका क्या रहेगा, फिर से उस फंक्शन के पास में एग्जीक्यूशन जाएगा, और वो जैसे पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, वो रिटर्न आपके पास में आ जाएगा। और मेन फंक्शन जहां पर एंड होगा, वहां पर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। उसके बीच में आप कुछ भी कर सकते हो, जो आपको लिखना है, जो आपको टास्क करना है, वो आप कंप्लीट कर सकते हो। अ प्रोग्राम यूजुअली स्टॉप्स एग्जीक्यूटिंग एट द एंड ऑफ द मेन। और वो मेन के बीच में भी आप कहीं पर भी टर्मिनेशन दे सकते हो। जैसे अगर आपका कोई प्रोग्राम है और उसमें आपने 5-6 चीजें अलग अलग डिफाइन कर रखी है, और किसी बंदे को एक ही काम करना है, तो वो एक काम करने के बाद एग्जिट तो हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी उसको सारा का सारा ही करना हो। तो मेन के अलावा भी आप प्रोग्राम को कहीं पर भी आप टर्मिनेट करवा सकते हो। इसके बाद में आता है कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन आपके प्रोग्राम का C++ के अंदर में। अब आपने जो कोड लिखा, मैंने क्या कहा, कोड, कंपाइलर और आपका CPU, जहां पर जाकर के प्रोग्राम रन होगा। अब ये क्या है, आपने जो कोड लिखा है, अब आप कोड को किस फाइल में सेव करोगे? .cpp। आप जब भी कोई कोड लिखोगे नोटपैड में, कहीं पर भी किसी भी जगह पर, आप क्या करोगे, उसको .cpp, जैसे डॉक होता है, .ppt होता है, या .mp4 होता है, जितना भी आपके फाइल के फॉर्मेट है, उसके बजाय आप इसको किस एक्सटेंशन में सेव करोगे? .ppp में। तो वो जो आपका लिखा हुआ कोड क्या रहेगा, वो आपका सोर्स कोड रहेगा। जो आप लिखते हो वो क्या है? सोर्स कोड होता है। फिर सोर्स कोड को क्या करना है आपको? जो सीपीयू समझ पाए, जो मशीन समझ पाए, उस वाले लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना है। तो उसके बीच में आपके पास में क्या है? कंपाइलर दिया हुआ है आपको। तो ये सोर्स कोड आपके लेगा कंपाइलर, और उसको क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा। कौन सी लैंग्वेज में? मशीन लैंग्वेज में। तो वो ट्रांसलेट करके आपके क्या करेगा? .obj नाम की फाइल बनाएगा। ये आपकी जो लास्ट वाली है, ये यहाँ पर आपकी .obj नाम की फाइल बनाएगा। तो पहली फाइल आपके पास कौन सी थी? .cpp, जिसमें आपका सोर्स कोड लिखा हुआ है। फिर कंपाइलर ने उसको कन्वर्ट किया, तो कौन सी फाइल बनी? .obj। .obj में क्या है? .ऑब्जेक्ट फाइल हो गई वो। .obj फाइल में क्या है कि आपका पूरी की पूरी मशीन कोड में वो कन्वर्ट हो चुका है। अब मशीन कोड जो कन्वर्ट हुआ है, वो अब आप किसको दोगे? आपके सीपीयू को, एग्जीक्यूशन के लिए। तो वो मशीन कोड जो कन्वर्ट हुआ है वो आपका, तो वो लास्ट में आपको .exe, .executable फाइल नाम के आपको रिटर्न करेगा। अब ये जो मैंने इसमें एल्टर, F9 और ये सारी जो चीजें बता रखी है, तो ये जब हम टर्बो C++ को ओपन करके देखेंगे, तो ये सारी वहां पर चीजें दी हुई है आपको। आप ये जैसे यहाँ पर होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, ये जितने भी आपके ये ऊपर ये जो आपको दिख रहे हैं, इसी तरीके से वहां पर आपको रन करने के, आपको कंपाइल करने के सारे ऑप्शंस वहां पर भी आपको उस सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे। मेनली आपका एक काम होता है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, फिर उसका है लिंकिंग वाला काम। अब ये लिंकिंग वाला काम जो है वो आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe फाइल के वक्त होगा। लिंकिंग मतलब यही है कि आपने 6-8 लाइन कुछ लिख दी है, प्रिंट लिख दिया, हाँ, इनपुट लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, बट उसको आपको जो है कि जो वर्क करना है, जो फंक्शन आपने यूज की है, प्रिंट सीधे आपने लिख दिया, बट वो प्रिंट की कोडिंग भी तो कहीं पर सेव होगी। तो वो उसको मैच करवाने वाला की जो काम है, वो क्या होता है? लिंकिंग। लिंकिंग के लिए आप क्या करते हो? बहुत सारी आपके पास में लाइब्रेरीज दी हुई है, वो वाली यूज करोगे। ठीक है, तो वो हम प्रोग्राम में देख लेंगे कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज आपको यूज करनी होती है। और
चलो आप ये एक किसी ने लेफ्ट कर दिया क्या? निधि ने। आप एक काम करो, 2 मिनट के लिए अपना वीडियो ऑन कर लो, तो मैं अटेंडेंस मुझे पोस्ट करनी पड़ती है कॉलेज पे, है ना? तो 2 मिनट के लिए आप ठीक तरीके से वीडियो ऑन कर लो। और प्रीति ठीक है ना? ओके, तो ये फिर उसके बाद में आप जब भी प्रोग्राम रन करते हो तो वहां पर आपको क्या होता है कि कुछ एरर्स शो होती है ना? अब एरर वो किस टाइप की आ सकती है आपके प्रोग्राम को कंपाइल करने में या फिर ट्रांसलेट करने में, किस टाइप की एरर आ सकती है? एक तो सिंटेक्स एरर, कि आपको जो रूल्स बताए जाएंगे कि जैसे आपको कॉलम कहाँ यूज करना है, ब्रैकेट कहाँ यूज करना है ना? जो भी आपको सिंटेक्स बताया जाएगा कि आपको इस फॉर्मेट में लिखना है कोड को, तो वो जो सिंटेक्स एरर रहेगा वो किस में आ जाएगा? आपका फर्स्ट टाइप का एरर आ जाएगा, सिंटेक्स वाला। फिर उसके बाद में लॉजिकल एरर आ गया। अब लॉजिकल एरर ये होता है कि आपने कोड तो पूरा लिखा, कंपाइल भी पूरा हो गया, वहां पर कोई एरर नहीं आई, आपने सिंटेक्स भी पूरा सही लिखा हुआ है, पर आपको रिजल्ट कुछ और मिल रहा है, जो आप चाह रहे थे उसके अलावा आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो वो तो प्रॉब्लम हो गई आपकी लॉजिक की, जो भी आपने लॉजिक उसमें यूज किया है, तो उस लॉजिक को आप अलग से चेक कर सकते हो, जहां पर आपका डीबग नाम का ऑप्शन आपको उस सॉफ्टवेयर में दिखता है। ये डीबग में आप जाओ, वॉचेस में जा करके, और वो एड वॉच करके आप उसको देख सकते हो, है ना? उसके अलावा आपका एक और एरर आ गई आपकी, लिंकर एरर। तो जब आपकी, मैंने जैसे कहा कि जो भी आप फंक्शंस यूज कर रहे हो, उन फंक्शंस को आप जब भी लिंक करते हो, या फिर जो आपका जो भी रिक्वायर्ड फाइल होती है आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए, अगर वो प्रॉपरली लिंक नहीं हो पाई, तो वो आपका किस में आ गया? लिंकर एरर में आ गया, और लिंक्ड एरर या जो भी लिंकिंग एरर में आ गया। और रन टाइम एरर में आ गया कि आपने प्रोग्राम पूरा का पूरा रन हो रहा है और यूजर अगर आपको कुछ और इनपुट दे दे या यूजर की तरफ से कोई गलती आ जाए, तो वो आपका फिर एरर क्रिएट कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए होता है कि आपके कंप्यूटर में आप जो भी रन करोगे, या जो भी आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का अगर आपने कोई ओपन कर दिया और वहां पर आप किसी चीज को अगर डिवीजन बाय 0 लिख दोगे, तो अब ये कोई डिवाइड कर सकता है कि 0 से किसी चीज को? वो तो यूजर ने दिया है गलत, वो इनपुट उसकी तरफ से आया है। तो वो रन टाइम, जब प्रोग्राम रन हो रहा है, जब सब कुछ चल रहा है, उस वक्त अगर यूजर कोई गलती कर दे, तो वो कौन सा आ गया? आपका रन टाइम एरर में आ गया। ठीक है, तो ये एक बेसिक आपकी यूनिट 1 का था। मेरे हिसाब से सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है ना? यस सर। सब कुछ वाला समझ में तो आ ही रहा है सिलेबस ना? क्या? हेलो सर, ये बताया है वो सेंड कर देते तो। हाँ, ये तो मैं आपको सब कुछ सेंड कर ही दूंगा वैसे, है ना? जो भी रहेगा ये सारा उस क्लासरूम पे आपके अपलोड हो जाएगा, है ना? वहां पर आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा और वहां पर आपको ये पीपीटी भी मिल जाएगी। ठीक है? यस सर। और कोई डाउट है आज के लेक्चर में? नो सर। हाँ, नो सर। ठीक है। तो फिर इसका मैं और भी आपको डिटेल में क्वेश्चन आंसरिंग करूंगा जब भी मुझे लगेगा। अभी आप ये पीपीटी में अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको देख लेना, है ना? वीडियो लेक्चर की भी लिंक मैं सेंड कर दूंगा, तो जब भी हो जाएगी वो आप देख लेना। अभी मैं पीपीटी अपलोड कर देता हूँ, तो इसके थ्रू आप पढ़ो, है ना? यस सर। यस सर। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।